बराबर है, तो मतलब रिएक्टेंट का आपका जो मास रहा वो वाटर के बराबर मिला, तो इन्होंने बोला आइला जादू, आइला जादू। अब इसी जादू से आपका निकला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब पूरे रिएक्शंस में जितना मास इधर था उतना ही मास इधर रहा, जितना स्टार्टिंग में था उतना ही बाद में रहा, जितना शुरू किए थे उतना खत्म होने में मिला। तो यहाँ पे मास ना ही यहाँ पे ऐड हुआ, ना ही यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब यहाँ जितना मास था वहां इतना मास है, दोनों तरफ मास इक्वल है, मास कंजर्व हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया? हम रेशियो निकालेंगे तो हमको किसमें मिलेगा, ये हमको किसमें मिलेगा, ये हमको किसमें मिलेगा, स्मॉल होल नंबर में। देखो इसमें एक तरफ कितना है 16 ग्राम, एक तरफ कितना है 32 ग्राम, दोनों का रेशियो निकालो। 16 के टेबल में 32 आता है, यस सर आता है, 16 मतलब 16, 16 टू 32, दोनों का रेशियो कितना आया 1:2 आया, 1:2 आया। स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है, सही हो गया स्टेटमेंट। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। Hey champs, this is Saif Zubair Khan, your host and faculty, welcoming on this amazing platform of EduNation Academy and welcoming you on the 5th lecture of this particular lesson, जिसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पर उसके पहले हम इस लेसन के 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड कर रखे हैं, तो फटाफट से जाके जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, इतना बड़ा अपराध करके नहीं आना कि डायरेक्ट इस लेक्चर में बैठ जाओ, बहुत खतरनाक आपके साथ मेंटली टॉर्चर हो जाएगा फिर। तो पहले वो सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, उसके बाद ही आज के लेक्चर पे आना, क्योंकि बेसिक्स हमने उसमें कवर कर रखे हैं, तो उसमें जो भी कुछ रहेगा आपका बेसिक्स उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आना, ठीक है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड आपस में। तो सर आ जाइए 5th लेक्चर में, फटाफट कुर्सी की पेटी बांध लो, समय कम है, मजा आता है, शुरू करते हैं सर। तो पांचवा लेक्चर हमको किसके बारे में बताएगा सर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या है लॉज, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है सर, ये है क्या एक्चुअल में, ये बेसिकली चीज बता किसके बारे में रही है, इसमें आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए, बेसिक मालूम होना चाहिए। जिसके पहले जो है ना बेसिकली केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ कॉम्बिनेशंस की बात करेगा, किसकी, कंपाउंड्स की। पर कंपाउंड्स कैसे बनते हैं मालूम है कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स आपस में मिलके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, एलिमेंट्स आपस में मिलके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं सर यहाँ पे द एलिमेंट्स together forms डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड करते हैं और बनाते हैं अलग अलग कंपाउंड्स, बट इन फिक्स रेशियो, ठीक है। तो बेसिकली कहानी स्टार्ट होती है ना, कहानी जो आपकी स्टार्ट होती है, जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि जब आपका जो अर्थ बिग बैंग हुआ था बेसिकली, तो उस टाइम पे जब आपका अर्थ जो है ना पूरा फॉर्म ऑफ लावा था, पूरा आग का गोला था, आपने सुना होगा ये पूरा आग का गोला था। तो इसमें क्या हो गया, जब इसमें आग का गोला था तो बेसिकली क्या हुआ, तो जो कड़क कड़क जो आपके जो पहले जो मोटे मोटे जो आग के लुथड़े थे, यहाँ पे जो आग थे पूरे, जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन से जो बहुत सारे लावा फॉर्म हुए थे, तो लावा धीरे धीरे टाइम के साथ ना ये कंडेंस होते होते एक फ्रॉक का फॉर्म ले ली, तो ऐसे रॉक्स बने। पर जो आपके उसके बाद ना बहुत सारी चीजें होती गई, फिर बहुत टाइम तक कई सालों तक बारिश हुई, तो कई सालों तक बारिश हुई, तो इसमें क्या हो गया, जो आपके एलिमेंट जो सॉल्ट में या फिर जो उसमें रॉक में प्रेजेंट है, जिसमें आपके फॉर एग्जांपल में इसमें एग्जांपल लेते हैं हम सॉल्ट का, कैसे सॉल्ट बना वो देखते हैं। तो इसमें ना सोडियम जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन भी सॉलिड फॉर्म में। तो जब बारिश बहुत टाइम तक हुई होती गई, तो ये आपस में मिले, तो सोडियम और क्लोराइड आपस में मिले, उसके बाद जो समुद्र है उसके अंदर वो मिक्स हो गए और घुल गए, मिक्स होके घुल गए। यही रीजन है, आप पानी के अंदर नमक डालोगे ना, मिलाओगे तो घुल जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर वो घुल गए, मिक्स हो गए, घुल मिल गए, ठीक है, एकदम पूरा मिक्स हो गया, सोल्यूशन बन गया उसका पूरा। तो इसके बाद में जब ऐसे ही सारे अलग अलग एलिमेंट्स जो है आपस में मिलते गए ड्यू टू वेरियस ज्योग्राफिकल रीजंस एंड मल्टीपल आपका उस टाइम पे जो भी सर्कमस्टेंसेस थे एट द टाइम ऑफ बिग बैंग एंड इनिशियल ईयर्स ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन, जो भी आपके बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से अलग अलग कंपाउंड्स ऐसे बनते गए, जिसमें क्या हो गया, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग जगह के आपस में कंबाइंड होते गए इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेशियोस, सबके अपने अपने फिक्स रेशियो में वो कंबाइंड हुए और अलग अलग टाइप के कंपाउंड वहां पे बने, जिसमें हमने एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का, कुछ ऐसे बनता है सोडियम क्लोराइड, जो आपका बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। अब समुद्र में जाओगे आप, उसको उठा के घटाक से पी तो नहीं सकते हो,
पीना नहीं भाई, जुलाब छोड़ दोगे। तो ये जो पी मतलब ये क्या हुआ, ये जो आपका जो पानी उठा रहे हो आप सीधा, मतलब उसके अंदर से जो आप पानी निकालोगे, तो उस पानी के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है, वो सॉल्ट को आप डायरेक्ट उठा के तो नहीं ना घर पे डाल सकते हो, नमक वमक नहीं ना, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है। अब ये नहीं उसमें प्योर NaCl नहीं रहता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें ऐसी कि उसमें सॉल्ट के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज रहती है जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, इस यही लिए आपको वहां पे वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना होता, वो बाद में प्रोसेस की जाती है वेरियस लेबोरेटरीज में विथ हाई मल्टीपल टेक्निक्स एंड वेरियस गैजेट्स, उसको प्रोसेस किया जाता है, पैक किया जाता है, आपके खाने के लायक बनाया जाता है, आयोडीनेटेड किया जाता है, उसमें आयोडीन कंटेंट अच्छा मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो एक तरफ सोडियम मिलता है, एक तरफ क्लोरीन मिलता है, तो ये दोनों मिल के आपस में बनाते हैं क्या, ये दोनों आयंस मिलेंगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं आयनिक रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। तो बेसिकली मैं आपको बताना ये था कि अलग अलग एलिमेंट ऐसे फॉर्म होके और कंपाउंड ऐसे ऐसे बनता है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, इजी है, इजी है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसी के ऊपर इसी के ऊपर इसी के ऊपर दिस ये प्रोसेस जो है, ये दिस प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड बाय, मतलब ये एक्सप्रेस किया जाता है बाय आपके 5 डिफरेंट लॉज। अब यहाँ पे आपके लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के 5 अलग अलग लॉज आते हैं, 5 अलग अलग लॉज आते हैं सर, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन समझा कैसे हुआ, ऐसे से केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ। अब ऐसे इसके ऊपर 5 अलग अलग लॉज हैं, इसके ऊपर 5 अलग अलग लॉज हैं जो हमें देखना है, जो हमें देखना है, जो हमें देखना है। तो सबसे पहला लॉ सर आपका है, सबसे पहला लॉ आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इजी है, बहुत इजी है, बहुत, डोंट वरी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बच्चे इसमें फैल जाते हैं पर आपको डरना नहीं है, नहीं फैलोगे आप। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे सर, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली सुनो ध्यान से। आपने 10th में पढ़ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद करो, साइंस 2 में था, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर, राइट, ऐसा कुछ था। तो मतलब एनर्जी ना वो कभी ये बनती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो सेम ऐसे ही इसका भी स्टेटमेंट है, इसका भी सेम ऐसे स्टेटमेंट है। तो सर ये स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created nor be destroyed, mass can neither be created nor be destroyed, मतलब ये ना कभी बनेगा ना ही कभी खत्म होगा, ना ही कभी बनेगा, ना इसको बनाया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है। ये आपका इसका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है। तो बेसिकली ये क्या होता है ना, आप जब केमिकल रिएक्शंस करते हो तो उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट जो कंज्यूम होता है टाइम के साथ में, और राइट साइड में आपका बनता है प्रोडक्ट। इस रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक आपका मैं बोल दूं यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है H2 प्लस O, आपस में मिलकर क्या बनाएगा सर H2O। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था बेसिकली, यहाँ आपका ऑक्सीजन था, ये मिलकर क्या बना दिया सर वाटर। तो ये क्या होगा, ये दोनों आपके हो गए रिएक्टेंट, ये आपको मालूम होगा, 10th पढ़ के आए हो। ये आपका होगा रिएक्टेंट और ये आपका बना प्रोडक्ट, ये आपका बना प्रोडक्ट। इसमें कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, यहाँ पे XYZ कुछ भी हो सकते हैं, कभी कुछ कुछ उसमें बनते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेफ्ट वाला रिएक्टेंट होता है, राइट वाला प्रोडक्ट होता है, तो बेसिकली आपको मालूम होगा, ये बेसिकली आपको मालूम होगा। तो इसमें कहानी क्या होती है ना सर, इसमें कहानी क्या होती है, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ये बोलता है आपको कि जितने आपके टोटल अमाउंट या फिर टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट है, टोटल जो मास है आपका रिएक्टेंट का, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, ये जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब ये यूज हुआ, कितने रिएक्टेंट उसमें यूज हुए और कितने प्रोडक्ट बने, तो जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में रहेगा, जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में हुआ, यहाँ पे मास अलग नहीं हुआ। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, समझ में आया, ठीक है, ठीक है,
समझा। अब एक महान आत्मा, महान साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोनियो लावाइसर। एंटोनियो लावाइसर, मेरी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना टेक्स्ट बुक में। ये आपके फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये आपके फ्रेंच, ये आपके जो है ना फ्रेंच लवाइसर, ये आप उस फ्रेंच बोलो एंटोनियो लवाइसर, ये आपके फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मतलब ये हम सबके पापा हैं, पापा, दुनिया के पापा, मॉडर्न केमिस्ट्री के पापा हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री इनके अपने योगदान रहे हैं केमिस्ट्री में, इसलिए इनको ये दिया गया है, इनको ये नाम, ये टाइटल दिया गया, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। धीरे आप केमिस्ट्री फील्ड में आगे जाओगे तो आपको इनके बारे में अच्छे से और मालूम पड़ेगा। तो सर यहाँ पे आपको बताने का क्या मतलब हुआ, आपको बताने का क्या मतलब हुआ, आपको बताने का मतलब हुआ, इन्होंने क्या किया, वेरियस केमिकल रिएक्शंस किए, जिनसे इसको मालूम पड़ा, इन्होंने वेरियस, पर इनके रिएक्शंस में एक चीज कॉमन थी। ये कौन से टाइप का रिएक्शंस किए सर, इन्होंने कंबशन रिएक्शन किए, मैनी कंबशन रिएक्शंस परफॉर्म्ड। इन्होंने बहुत सारे टाइप के कंबशन रिएक्शंस किए। अब कंबशन क्या होता है, सर, कंबशन मतलब होता है जलाना। कंबशन मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना, जो आप करोगे आपके रिजल्ट लाने के बाद। आप जब लाओगे रिजल्ट तो आपके रिश्तेदारों में कंबशन रिएक्शन होगा, समझे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इन्होंने अलग अलग टाइप के कंबशन रिएक्शन किए, जिसमें इन्होंने जलाया अलग अलग गैसेस को, ठीक है सर जी, अलग अलग गैसेस को। तो इन्होंने क्या किया, इनका एग्जांपल इसमें फेमस, इन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया, इनको जलाया। सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया, इनको जलाया। और कभी भी कंबशन हमेशा रखना, केमिस्ट्री में कंबशन हमेशा कोई भी चीज कब जलती है, जब वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तब। हमेशा कंबशन इज पॉसिबल ओनली इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। हमेशा कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, तो इन्होंने हाइड्रोजन के गैस को जब जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तब इनको जो है क्या मिला, इनको बाद में मिला सर जी वाटर। इन्होंने हाइड्रोजन गैस को बंद किया इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तब इनको बाद में मिला वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर गए और बाद में इनको मिला वाटर। समझ में आया, इनको बाद में मिला वाटर। तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में एक बहुत भयानक जादू देखा। वो जादू क्या देखा सर, वो जादू ये देखा कि जो आपका वाटर है, उसका जो मास है, जो आपका मास ऑफ वाटर है ना सर, वो किसके बराबर हुआ, जो आपका मास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाएंगे, इसका जो मास हुआ वो अकेले इस वाटर के बराबर है। तो मतलब रिएक्टेंट का आपका जो मास रहा वो वाटर के बराबर मिला। तो इन्होंने बोला आईला जादू। अब इसी जादू से आपका निकला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब पूरे रिएक्शंस में जितना मास इधर था उतना ही मास इधर रहा, जितना स्टार्टिंग में था उतना ही बाद में रहा, जितना शुरू किए थे उतना खत्म होने में मिला। तो यहाँ पे मास ना ही यहाँ पे ऐड हुआ, ना ही यहाँ पे खत्म हुआ। मतलब यहाँ जितना मास था वहां इतना मास है, दोनों तरफ मास इक्वल है, मास कंजर्व हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया, मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझा। इजी है। ऑलराइट, केमिकल कॉम्बिनेशन में आपका जो पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे तेजी से अपनी समाप्ति की तरफ, समझा, समझ में आया। इजी, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दैट इज सेकंड लॉ की तरफ आपके। अब हम आगे बढ़ेंगे सर सेकंड लॉ की तरफ। आपका सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डोंट वरी, ये भी इजी है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे सर, जिसमें, ठीक है, ये भी एकदम इजी है, डोंट वरी, ठीक है। पहले आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ, सेम लगभग ये भी इजी है, डोंट टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, इसका एक दूसरा नाम भी है, also known as law of definite composition, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। अब एग्जाम में अगर पूछ लिया
एक्सप्लेन अबाउट लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो फैल मत जाना सर, हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन पूछ लिया, ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही सेम है, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है, दोनों ही सेम है। ठीक है, नाम दूसरा भी याद रखना, ठीक है, दूसरा भी नाम याद रखना। केमिस्ट्री में यहीं पे खेलता है एग्जामिनर, अजीब ही अतरंगी नाम देता है, वहां पे बच्चा फैल जाता है। ठीक है, डरना नहीं, इजी है। ठीक है, ठीक है, समझा, समझा, ठीक है, इजी है, इजी। देखो इसमें क्या होता है ना, ये भी इजी है। इसका स्टेटमेंट ये बोलता है, इसका स्टेटमेंट जो आपके, इसका जो पूरा स्टेटमेंट है, इसका आपके जो पूरा टेक्स्ट बुक का जो स्टेटमेंट है, वो बोलता है, वो बोलता है, वो बोलता है जो आपका कंपाउंड है, अ कंपाउंड, जो आपका कंपाउंड है, अ कंपाउंड ऑलवेज हैव, रुको मैं टेक्स्ट बुक में वेरीफाई करता हूं अच्छे से क्या। ठीक है, ये बोलता है, और ये ऑलवेज कंटेन सेम प्रोपोर्शन, ये स्टेटमेंट हम सेम रहना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा टेक्स्ट रेफर कर रहा हूं। आपको जो टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है ना, वही आपको एग्जाम में लिखना होता है, जो आपके दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या बता रहा है सर, जो आपका कंपाउंड है, जो आपका कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड मतलब उसमें अलग अलग एलिमेंट बने होंगे, तो जो कंपाउंड का जो वेट है, जो कंपाउंड का जो वेट है, वो हमेशा कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, मतलब जितना उसके एलिमेंट का वेट रहेगा, जितना उसके एलिमेंट का वेट रहेगा, उतना ही उसके कंपाउंड का वेट रहेगा। बेसिकली जो आपका कंपाउंड का वेट है, उसके अंदर जितने भी डिफरेंट एलिमेंट मिले हैं, सबका वेट मिला दो और इसके बराबर ही होगा। वही आपका बताता है डेफिनेट प्रोपोर्शन का रेट, डेफिनेट प्रोपोर्शन का रेट। ठीक है, ठीक है, समझा, समझा। और ये किनके द्वारा बताया गया था, ये किनके द्वारा बताया गया था, आपके फ्रेंच केमिस्ट। ये कौन बताया सर, आपके फ्रेंच केमिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था, जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। आप इनका नाम काफी सुने होंगे, बहुत फेमस है। ठीक है, इनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या लेके एक्सपेरिमेंट किया वो देखेंगे अभी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने क्या लिया, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट ऑन क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट, जो आपका क्यूप्रिक कार्बोनेट करके एक सॉल्ट होता है, उसके ऊपर इन्होंने इसको, उसके ऊपर इन्होंने क्या, ये इन्होंने एक सैंपल लिया, एक सैंपल लिया किसका, क्यूप्रिक कार्बोनेट का, क्यूप्रिक कार्बोनेट, अच्छे से लिखता हूं, वन सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट, इन्होंने सैंपल लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट का, जो कि एक था आपका नेचुरल, जो नेचुरल प्रेजेंट था, नेचुरल ओरिजिन का था, ये नेचुरल ही है, जो नेचुरल प्रेजेंट है। और दूसरा इन्होंने सैंपल लिया, वन सैंपल, एक सैंपल लिया किसका, क्यूप्रिक कार्बोनेट जो नेचुरल है, और दूसरा सैंपल लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट का ही, क्यूप्रिक कार्बोनेट का ही, क्यूप्रिक कार्बोनेट का ही, जो कि सिंथेटिक है, जो कि लैब में बनाया गया है, मैनमेड द्वारा बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं था। एक तो नेचुरल ओरिजिन का लिया और एक सिंथेटिक लिया, एक नेचुरल ओरिजिन का लिया सर जी, और एक सिंथेटिक लिया, एक नेचुरल ओरिजिन का लिया और एक सिंथेटिक लिया। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा, क्यूप्रिक कार्बोनेट में, जो क्यूप्रिक कार्बोनेट में इनका जो CuCO3 था, इनमें जो अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लाइक कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनका जो रेशियो है ये कंपाउंड के बराबर है। ही फाउंड दैट एलिमेंट्स प्रेजेंट, ही फाउंड दैट, जितने भी आपके इन्होंने क्या मिला, जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट हैव सेम प्रोपोर्शन, इनका प्रोपोर्शन आपस में सेम है, इनका प्रोपोर्शन आपस में सेम मिला दोनों का, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सिंथेटिक हो, दोनों का भी सेम मिला, दोनों का भी इनका प्रोपोर्शन सेम मिला। समझ में आया? तो जितने भी एलिमेंट है उनका इंडिविजुअली देखा गया प्रोपोर्शन, और पूरे कंपाउंड का देखा गया, दोनों का प्रोपोर्शन इनमें
सेम मिला सर जी, दोनों का प्रोपोर्शन इनमें सेम मिला। समझ में आया, समझ में आया। तो इन्होंने क्या बताया, अलग डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया, अलग अलग प्रोपोर्शन जो इसमें है सबका जो मिलाएंगे तो आपस में डेफिनेट एक फिक्स प्रोपोर्शन आएगा। तो वही ये इन्होंने बताया, समझ में आया। ये आपका था सर, ये आपका था क्या, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आपका था डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट लॉ पे आएंगे सर, दैट इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट इज योर सर जी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसका भी जैसा नाम है वैसा काम है, डोंट वरी, इजी है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको सर जी क्या बताता है, देखो ध्यान से। हाँ, सबसे पहले देख लो, ये दिया गया था आपको प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन सर जी, जॉन डाल्टन सर जी, सर जॉन डाल्टन, ठीक है सर, जॉन डाल्टन, इनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, जब भी आपके दो एलिमेंट्स, व्हेन टू एलिमेंट्स कोई भी ले सकते हैं हम, ए और बी, यहां में लेता हूं ए और बी, कंबाइंड एंड फॉर्म more than one compounds and form more than one compounds and masses of B that combined with A always form small whole number ratios, डरना नहीं है। देखो पहले हम इसका एग्जांपल लेंगे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। तो इन्होंने क्या किया, पहले स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट का जब हम एग्जांपल लेंगे ना तब चीजें और आसानी से और सारी चीजें इजी रहेंगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने लिया एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने यहाँ पे दो गैसेस लिया, एक लिया आपका हाइड्रोजन, एक आपका लिया हाइड्रोजन और दूसरा लिया आपका ऑक्सीजन, एक लिया आपका हाइड्रोजन और दूसरा लिया ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन लिया सर और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। तो इसमें मतलब बेसिकली जो हाइड्रोजन है आपका, मतलब हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन जो कंबाइंड होगा ऑक्सीजन से, और इससे क्या क्या मिलेगा हमको सर, इससे हमको मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको वाटर, एक इससे आपको मिलेगा वाटर, और एक मिलेगा आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक आपको मिलता है वाटर, एक मिलता है आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक मिलता है वाटर, एक मिलता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो आइए देखते हैं कैसे दिखता है ये, इसका एग्जाम्पल था ये कैसे दिखता है, ये एक्चुअल में रिएक्शन जब इसका होता है सर वो कैसे दिखता है वो देखो, इसका जब रिएक्शन होता है वो कैसे दिखता है वो देखो। देखो पहले आपका हाइड्रोजन गैस आएगा, हाइड्रोजन गैस किससे मिला, कोने में लिखते हो, हाइड्रोजन गैस आया, वो मिला ऑक्सीजन से, यहाँ पे आपका मिल गया वाटर, और ना एटॉमिक मास जो होता है ना वो हमेशा एटॉमिक नंबर का डबल होता है, याद रखना, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, इसका क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उसका डबल कर दो तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2 ग्राम, एटॉमिक मास लिखा है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 8 होता है, इसका डबल कर दो कितना हो गया 16 ग्राम। आपस में मिलेंगे तो यहाँ दोनों आपस में मिलेंगे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे तो यहाँ पे 18, तो इधर भी आएगा आपका 18, ठीक है, तो इसका मिलेगा 18 ग्राम, ठीक है। ये आपका हो गया, एक आपका हो गया, यही सेम एलिमेंट यहाँ मिले, यही सेम एलिमेंट कंबाइन किए, कंपाउंड बना है वाटर। अब यही सेम एलिमेंट यहाँ पे कंबाइन करेंगे और यहाँ पे आपका बनाएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे मिलकर आपका बनाएंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पे आपका बनाएंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आपको शक्ल दिखा दूं, ये H2O2 होता है, ठीक है, और ये H2O होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता है, एटॉमिक मास हो जाएगा इसका डबल, दैट इज 2 ग्राम। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इसका डबल करेंगे तो एक एटम के लिए अपना कितना आ जाएगा सर, 16 ग्राम। पर यहाँ पे 2 आना है, 2 हमको चाहिए ऑक्साइड के लिए, तो 16 × 16 दैट इज 16 × 2 दैट इज 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम दैट इज 32 ग्राम, ठीक है, समझा। तो आपस में जब मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे, इस तरफ कितना है सर 34, इस तरफ 34 है, तो इधर भी क्या हो जाएंगे सर जी 34 ग्राम। ये तो बात रही सर किसकी, ये एग्जांपल की बात है कि ऐसे हुआ। तो इससे इसका लॉ क्या लेना वो देखो, इसमें जो आपका बी है, बी दैट इज ये, इसको बी को देखो, बी ये तो ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था,
ठीक है। तो जो बी है, जो इसमें लिखा है मासेस ऑफ बी डेट कंबाइंड विथ ए, जो बी एक साथ कंबाइंड हो रहा है, ये दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमको किसमें मिलेगा, ये हमको किसमें मिलेगा, ये हमको किसमें मिलेगा, स्मॉल होल नंबर में। देखो इसमें एक तरफ कितना है 16 ग्राम, एक तरफ कितना है 32 ग्राम, दोनों का रेशियो निकालो। 16 के टेबल में 32 आता है, यस सर आता है। 16 मतलब 16, 16 टू 32, दोनों का रेशियो कितना आया 1:2 आया, 1:2 आया। स्मॉलेस्ट होल नंबर है ये, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। सही हो गया स्टेटमेंट, सही हो गया स्टेटमेंट, समझ में आया, स्टेटमेंट सही हुआ, स्टेटमेंट सही हुआ, स्टेटमेंट सही हुआ, इजी है। देखो स्टेटमेंट सही हुआ, दोनों स्मॉल होल नंबर रेशियो में मिल गए, स्मॉल होल नंबर रेशियो में मिल गए। समझा, समझा। तो इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूं, इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूं, क्या सर, the masses of oxygen atom, the masses of oxygen that is 16 gram and 32 gram forms an small whole number ratio, small whole number ratio that is 1:2। समझ में आया, समझ में आया, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका कंप्लीट होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज हमने क्या देखा सर, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस में 3 लॉ देखे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर होगा होपफुली यहां तक आपको। सो आज के लिए हम इतना रखेंगे, दैट्स इट फॉर टुडे। इसमें आपको कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। इन केस आपको कोई भी पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट से आपको डाउट है तो वहां पे आप उसका फोटो लेके मैं इंस्टा हैंडल पे भेज सकते हो, आपको पार्ट का डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इनकेस आप कुछ भी डाउट, स्टडी रिलेटेड कुछ भी डाउट है, नोट्स रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे वो मैसेज करके मैसेज कर सकते हो इंस्टा हैंडल पे, वो भी आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ माय फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।